पिछले कुछ दिन पहले झारखंड सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिससे कि ये नोटिफाई किया कि परसनाथ जो पहाड़ है उस इलाके में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म स्पॉट की घोषणा की गई। इसके विरोध में जैनी समाज पूरे ऑल ओवर इंडिया में सड़कों पर उतर गए और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में वो नोटिफिकेशन को वापस कर लिया और फिर एक दूसरा नोटिफिकेशन लागू किया कि परसनाथ पहाड़ी में जैन धर्म को आघात पहुंचे ऐसे कोई भी चीज नहीं होगी। बस इस बात को लेकर के आदिवासी और कुर्मी समाज के साथ साथ जैनी समाज का एक मुठभेड़ और आमने सामने आ गए। तीनों जो गोष्ठी है वो आमने सामने आ गए। बस मुद्दा यही से शुरू होता है और यही है असली मुद्दा परसनाथ पहाड़ के। जोहार, मैं हूं अभिजीत कटियार और आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। इस मुद्दे पे हम जो भी बात करेंगे वो तथ्य के आधार पे करेंगे। किसी भी कम्युनिटी को आघात पहुंचाने की हमारा कोई कोशिश नहीं है, बस तथ्यों को सामने लाने की एक प्योर कोशिश है। और जो भी तथ्य इसमें हम कहेंगे वो अगर आपको चाहिए होगा तो हम अपना चैनल का टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पे आइए और हम आपसे तथ्य साझा करने के लिए भी तैयार हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ है क्या कि परसनाथ की मालिकियत को लेकर 2-3 कम्युनिटी आपस में भिड़ गए। तो ऐसे भिड़ने की हिस्ट्री तो नहीं है पर ऐसा ही कुछ है, क्योंकि इसका उल्लेख मिलता है एक अंग्रेज ऑफिसर की लेख में जो कि उन्होंने लिखा था 1848 में। उसने ये उल्लेख किया था कि जब परसनाथ को एक टूरिस्ट पोस्ट की तरह अंग्रेज लोग डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे थे तब पांचेत राजा और कुछ राजा आपस में भिड़ गए थे उस इलाका की मालकियत को लेकर। फिर दूसरा बात ये आती है 1907 में और फिर तीसरी बार ये आती है 1919 में जब जैन का ही 2 कम्युनिटी श्वेतांबर और दिगंबर आपस में लड़ गए थे। ये पटना हाईकोर्ट का एक राय का डॉक्यूमेंट्स है जो पटना हाईकोर्ट में जजमेंट देने वक्त जारी किया था। उसी डॉक्यूमेंट से कुछ चीज हमने उठाई है जो कि मार्क किया हुआ है, वही चीज आप लोगों से साझा करेंगे। तो बात जो मैंने पहले भी बोला कि 1907 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक सैनिटेशन करने की कोशिश की। तब जो जैन कम्युनिटी है वो पहले विरोध किया और फिर उस विरोध के मद्देनजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिगंबर कम्युनिटी ने एक ऑफर किया कि पूरे जो पहाड़ी है उस पूरे पहाड़ी को वो लोग लीज में लेना चाहते हैं। इसके लिए वो लोग एक वक्त में 50,000 रुपीज और हर साल 12,000 रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करेंगे। इसके लिए जो मिडिल मैन की भूमिका जिसने निभाई थी वो थी लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का उस टाइम पे जो था वो उन्होंने मिडिल मैन का भूमिका निभाई थी। ये कोशिश चली कुछ सालों तक पर ये अल्टीमेटली फेलियर हो गया, जिसका उल्लेख इसी लेख में मिलता है। क्योंकि वो फेलियर होने की वजह ये थी कि जो छोटानागपुर डिवीजन था वो छोटानागपुर डिवीजन का मतलब सीधा वहां पे कोई चीज लीज देने का जो हक है वो लेफ्टिनेंट जनरल को नहीं था। इसी वजह से वो मतलब एक कोशिश फेलियर हो जाता है। तो इसीलिए कुछ लोग जो कहते रहते हैं कि वहां की जमीन को इंग्रज ने उन्होंने लीज में दिया था, तो ये सरासर झूठा है। और एक झूठी बात जो कही जाती है कि सम्राट अकबर ने जैनी लोगों को परसनाथ पहाड़ लीज में दिया था या दे दिया था, ऐसा कुछ कहा जाता है। पर इसी डॉक्यूमेंट्स में ये कहा गया है कि जब जैन लोग ये दावा किया था कि सम्राट अकबर ने और कोई एक मुगल शासक ने बहादुर शाह ने जैनी को ये पहाड़ दे दिया था, तो उस डॉक्यूमेंट को अंग्रेज ने
ये घोषित किया था कि ये जाल डॉक्यूमेंट्स है। उन्होंने एक परीक्षा करने के बाद ये घोषित किया कि ये जाल डॉक्यूमेंट्स है। तो हम जब ये परसनाथ के लिए रिसर्च कर रहे थे तो एक वर्ड जो बार बार हमें मिल रहा था वो है परसनाथ एक गुड सैनिटेशन एरिया है। इसी वजह से इंग्रेज ने बार बार ये कोशिश किया कि परसनाथ में मिलिट्री सैनिटेशन और सिविल सैनिटेशन सेंटर खोला जाए। पर ऐसा क्यों? क्योंकि परसनाथ की जो पहाड़ी है वो हिमालय के साउथ में सबसे ऊंचा पहाड़ी है और जिसको अंग्रेज ने ये नाम दिया था ये लोअर बंगाल एरिया का स्विट्जरलैंड है। क्योंकि परसनाथ में हमेशा जो लोअर बंगाल है उस एरिया से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमात्रा की डिफरेंस देखी गई है। इसी वजह से ये हेल्थ के लिए अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि परसनाथ की पहाड़ी में जो वाइल्ड एनिमल है और जो फॉरेस्ट लाइफ है वो बहुत ही बेहतरीन है। पहले जमाने से जितने भी इंग्लिश के डॉक्यूमेंट्स मिला है वहां पे टाइगर से लेकर के बहुत सारी मैमल्स और कुछ जो रेप्टाइल्स का मिलने की बात आई है लेक में बार बार, वो सिर्फ परसनाथ की पहाड़ी एरिया में ही मिलता है। तो इसीलिए उस एरिया का प्रोटेक्शन भी जरूरी है। मुद्दा ये होना चाहिए था, पर फिर भी ठीक है। और सैनिटेशन के साथ साथ अंग्रेज ने उस एरिया में मिलिट्री सैनिटेशन का भी एक सेंटर खोला था, जो उस वक्त में 1 लाख के ज्यादा की खर्च करके उन्होंने वो मिलिट्री सैनिटेशन सेंटर बनाया था और 1-2 साल तक वो चला भी था। पर वो इस वजह से बंद हो गई क्योंकि वहां पे 120 से 130 लोगों के ज्यादा लोग वहां पे रहने की स्थान नहीं थी। उसका एक वजह ये भी थी कि वहां पे पानी का कुछ शॉर्टेज था। तो अभी हम बात करेंगे कि जैन टेम्पल के बारे में। तो जितना भी जैन टेम्पल वहां पे है वो सब में ये कहा जाता है कि कुछ जैन टेम्पल 2000 ईयर्स पुराना है। पर जितना भी अंग्रेज का डॉक्यूमेंट्स हमें मिलता है उससे ये पता लगता है कि सबसे पुराना जो जैन जो मूर्ति वहाँ का है वो 1765-64 का है, क्योंकि वहाँ पे इंस्क्राइब किया हुआ है। और हम इस डॉक्यूमेंट में और भी कुछ बात लिखे हुई है जो हम पढ़ के सुनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर नाउ 3 टेम्पल्स नोन रेस्पेक्टिवली एज उपराली और ग्वालियर, माझेली और मुर्शिदाबाद और निचली और कलकत्ता मंदिर। फिर वो सारे जो टेम्पल के बारे में कुछ डिस्कस किया हुआ। द प्रेजेंट उपराली और ग्वालियर टेम्पल which stand on the top of the slope and at the very base of hill itself was built about 50 years ago by Rajendra Bhukan Bhatkarji, a wealthy merchant of Gwalior. The Digambar form of worship is followed. The Majli or Murshidabad temple stand immediately below the Gwalior one. Belongs to the Shetambars. It was founded by the banking family of Seth at Murshidabad and the richest of the 3 temple at Madhuban. The Nichli or Calcutta temple stand the lowest in the tier, was founded by a Calcutta merchant whose name I have been unable to ascertain. अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे लिखा हुआ है द मोर इग्नोरेंट पिलग्रिम्स बिलीविंग दैट द इमेज ऑफ परसनाथ was founded by Raja at the bottom of a tank in consequence of relevance from the god himself comments their devotion at पालगंज। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तीर्थयात्री है वो ये बिलीव करते हैं कि परसनाथ की जो मूर्ति है वो पालगंज की राजा ने खोजी थी, इसलिए वो लोग पालगंज की राजा का भी पूजा करते हैं। फिर आते हैं दूसरे पेज में जहाँ पे ये घटना का उल्लेख है कि श्वेतांबर जैन कम्युनिटी 1866 से
ये जो प्रथा है राजा के साथ राजा को पूजने का, ये बंद कर देती है। नेक्स्ट आते हैं कि द सेंटर चेम्बर ऑफ दिस टेम्पल कंटेन 2 आइडल्स, परसनाथ, वन ब्रास एंड अदर व्हाइट मार्बल, बोथ ऑफ सेम फॉर्म। एंड उसके नीचे ये लिखा हुआ है आस्त हाफिज साउगल चांद एंड होसेयल चांद संबत 1825। 1825 मीन्स एडी में अगर करे तो 1768। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जो मूर्त है वहाँ पे, वो ज़्यादातर मूर्त का जो सबसे पुराना जो है वो 1768 और 1764 उसी वक्त का है। फिर आते हैं ऑल्दो पोसेसिंग नो क्लेम टू ग्रेट एंटिक्यूटी, इट इज विदाउट डाउट द ओल्डेस्ट ऑफ द जैन सेंचुरीज एट मधुबन। It contains 2 handsome images, both of Parshanath, one black marble on which inscribed Sanskrit letters, Ast Hafiz Junadhar Bhukan Tirthankara Sambat 1871 AD 1814. The others of white marble with an inscription bearing the name of Hiralal of Patna Sambat 1881 AD 1824. यहाँ पे एक और चीज जो लक्षणीय है वो ये है कि जो जिसका नाम हीरालाल ऑफ पाटना संबत ये जो लिखा हुआ है, द जैन हु प्लेस्ड द फॉर्मर इमेज इन दिस सेंचुरी हु कॉल्स हिमसेल्फ ए तीर्थंकर लिव्स एट ग्वालियर। मतलब वो खुद को ही एक तीर्थंकर मानते थे, जो कि 1824 या 1814 इस वक्त भी जीवित थे। तो अभी तक हमने ये देखा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमें मिला है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स मिला है, उसमें ज़्यादातर जैनियों के बारे में उल्लेख है। कुछ डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा है कि इस परसनाथ क्षेत्र में, इंग्रेज का जो पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे ये लिखा है कि इस परसनाथ क्षेत्र में जैनी का अलावा कोई और बाहरी आदमी नहीं आता है। जैनी भी आते हैं साल में 3 महीने, और बाकी वक्त परसनाथ पहाड़ का जो टेम्पल है वहाँ पे कोई पुजारी भी नहीं रहता है। मतलब यही है कि वो जो जैन टेम्पल है वो उसका देखभाल सारा के सारा वहाँ का जो लोकल आदमी लोग था वही देख रेख करता था। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि वहाँ का जो आदिवासी मूलवासी है उनके बारे में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या उनका मालकियत वहाँ पे नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है। अगर मैं अभी अंडमान चला जाऊं तो वहां पे मेरा डॉक्यूमेंट सब सही का सही रहेगा, मेरा जो मेरे बाद में जो भी आएंगे जनरेशन उसका डॉक्यूमेंट सही रहेगा, पर क्या जारवा का डॉक्यूमेंट्स रहेगा? जो वहां का मूलवासी है तो उसका डॉक्यूमेंट्स तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो लोग सालों से वहां पे रहते हैं, पर वो लोग इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि अपने बारे में लिख सके, वो लोग इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि सरकार में शामिल हो सके और अपने बारे में दूसरों से लिखवा सके। तो उनके बारे में ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों का वहां पे कोई अधिकार नहीं है। उन लोगों का भी आस्था वहां से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये पहाड़ रहना चाहिए, और पहाड़ के साथ साथ जो वहाँ का बायोस्फीयर है, जो वहाँ का वाइल्ड लाइफ है, उन सब का भी अच्छी तरह से देखभाल होना चाहिए। क्योंकि हम कुछ भी कर ले, फिर से कोई पहाड़ खड़ा नहीं कर सकते, फिर से कोई नया बायोस्फीयर क्रिएट नहीं कर सकते, कोई वाइल्ड लाइफ को हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो मुद्दा ये होना चाहिए कि फिर से कोई जोशीमठ ना बने, परसनाथी रहे, यही आप लोगों से अपील है। और अगर जोशीमठ में क्या हुआ था इसके बारे में जानना है तो लिंक दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइए और देखिए जोशीमठ के बारे में। और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही बोलूंगा कि प्रकृति का ख्याल रखे और मुद्दा ये रखे कि परसनाथ को बचाना है। परसनाथ किसके अधीन में है, इससे ज्यादा ये जरूरी है कि परसनाथ मतलब सही तरह से रहे। नमस्कार, जोहार, नमस्ते।